Good morning, everyone, and welcome to the orientation session for all skill level papers for March 2026 exam. We have created a system जहां पे अब हम ओरिएंटेशन सारे स्किल लेवल पेपर्स का एक साथ लेते हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एट दिस पॉइंट डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं कि हमें कौन से पेपर को लेना चाहिए। तो उनको भी गाइडेंस मिल जाएगी, प्लस कुछ कॉमन चीजें हैं जो पूरे स्किल लेवल पे चलती हैं, वो भी आप कर पाएंगे। इसलिए ये ओरिएंटेशन सेशन कॉमन हो रहा है, विच विल आंसर मेनी क्वेश्चंस फॉर यू। नंबर वन, हर पेपर का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है। नंबर टू, उसको हम डील कैसे कर सकते हैं। नंबर थ्री, पढ़ाई को मैनेज कैसे करना है। नंबर फोर, मैनेज करना ही क्यों है। एंड नंबर फाइव, हाउ वी कैन हेल्प यू इन योर जर्नी। चीजें क्लियर हो जाएंगी स्टार्टिंग में, व्हेन यू ज्वाइन और बिफोर यू ज्वाइन या फिर ओरिएंटेशन में। तो आपको अक्रॉस योर जर्नी काफी इजी रहेगा ये सब समझना कि कैसे किस चीज को आपको डील करना है। शुरुआत करते हैं। व्हाट आर वी गोइंग टू कवर। मेजरली 5 चीजें। आप जो पेपर चूज कर चुके हैं या करने वाले हैं उसके बारे में कुछ बात करेंगे। हमारे क्या सिस्टम्स हैं वो आपको क्लियर करेंगे, ताकि आप ज्वाइन करने से पहले आपको पता हो कि आप किन चीजों के ऊपर ऑप्ट करने वाले हो। आपको क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रखनी है टू क्लियर योर एग्जाम, योर चूज एन एग्जाम। एंड देन व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज इन द क्वालिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ क्या कुछ भी चेंज हुआ है पहले से। एंड एंड में आई विल टेक अप योर क्वेरीज। लेकिन अगर इस बीच में भी कोई डाउट आ रहा हो, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और डायरेक्ट पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिएंटेशन इज टू क्लियर आउट योर कंफ्यूजन्स, योर डाउट्स। शुरुआत करती हूं नोइंग योर पेपर से। ये जो अभी कंटेंट कवरेज था वो ये नीचे आपको ब्लू ब्लू बॉक्स में दिख रहा होगा। तो शुरुआत नो योर पेपर से करते हैं। आपका पेपर तो आपको अभी पता ही नहीं होगा। अगर पता है तो आप अभी डायरेक्ट उसमें देख पाएंगे, लेकिन अगर पता नहीं है तो हम यहाँ पे तीनों चारों पेपर्स की बात करेंगे। हम 3 एरियाज पे इसमें बात करेंगे। नंबर वन, क्या पेपर पैटर्न होता है हर स्किल लेवल पेपर का, उसकी पास परसेंटेज कितनी होती है और ये पेपर आपसे चाहता क्या है। हम इन 3 बुलेट एरियाज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आती हूं पेपर पैटर्न पे। ये स्क्रीनशॉट मैंने एसीसीए की वेबसाइट से उठाया है। हालांकि मैंने हर पेपर के फोल्डर में ये डाला हुआ है, लेकिन अगर अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बैठे हैं जिन्होंने एनरोल अभी तक नहीं किया है, फॉर देम ए के अलावा यानी कि एफ आर, एफ एम एंड पीएम, तीनों का पेपर पैटर्न होता है 3 सेक्शंस का। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए और बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन सेक्शन सी कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स सेक्शन होता है, मतलब जिसमें आप अपने आंसर को क्रिएट करते हैं, टाइप करते हैं और आपकी एक एक चीज मार्क की जाती है। लेकिन यहां पे आंसर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2-2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अगर सेक्शन ए और बी में दोनों में ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, तो ये दो अलग सेक्शंस क्यों हैं? क्योंकि सेक्शन बी में 3 केस स्टडीज होती हैं। यानी एक केस होगा, उसके ऊपर बेस्ड 5 क्वेश्चंस होंगे। सेकंड केस होगा, उसके ऊपर बेस्ड 5 क्वेश्चंस होंगे। ऐसे ही थर्ड केस होगा, उसके ऊपर बेस्ड 5 क्वेश्चंस होंगे। लाइट गई है गाइस, आ जाएगी वापस। ठीक है। सो ये जो 5-5 क्वेश्चंस है, दिस इज 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स। दिस इज हाउ इट बिकम्स अ 30 मार्क्स का सेक्शन। सेक्शन ए, ये 30 मार्क्स का होता है 15 क्वेश्चन से बन के, यानी 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच के। अब ऑडिट इनसे डिफरेंट होता है। ऑडिट में ये वाला सेक्शन ए नहीं होता। जैसा सेक्शन बी है जिसमें 3 केसेस होंगे, इसी तरह से इसका सेक्शन ए बनाया जाता है, बिल्कुल सेम, जस्ट लाइक सेक्शन बी ऑफ अदर पेपर्स। ऑडिट का सेक्शन ए होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, लेकिन सिर्फ 30 मार्क्स का ही होता है। बाकी ऑडिट का पूरा पेपर सब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स होता है। इसलिए ऑडिट से बच्चे बहुत डरते हैं, घबरा जाते हैं कि यार 70 मार्क्स का पेपर ऐसा है जो आपको लिखना है। यू हैव टू कंस्ट्रक्ट योर आंसर, यू हैव टू क्रिएट इट्स स्ट्रक्चर एंड देन यू विल हैव टू प्रेजेंट इट। उसके बेसिस पे आपको 70 मार्क्स मिलते हैं, जबकि बाकियों में कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स सिर्फ 40 मार्क्स का है। तो 40 मार्क्स को मैनेज करना स्टिल इज इजी। 70 मार्क्स विदाउट कैलकुलेशन मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट फील करते हैं स्टूडेंट्स। होता नहीं है, ये स्टूडेंट्स फील करते हैं। तो हर पेपर की एक अप्रोच होती है, उस अप्रोच पे भी अभी बात करेंगे।
क्या किसी को पेपर पैटर्न में कोई भी कंफ्यूजन है तो बताएं। एनीबडी? ऑल सेट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, पेपर पैटर्न से आगे मूव ऑन करते हैं। आपके पेपर की पास परसेंटेज, किस पेपर की क्या पास परसेंटेज है, अब वो देख लेते हैं। चारों पेपर्स की पास परसेंटेज आपके सामने है। ये लेटेस्ट पास परसेंटेज है, सितंबर 2025 का रिजल्ट क्लब करके। पीएम की पास परसेंटेज अगर आप देखोगे 45% से ऊपर ही नहीं जाती। दिस इज लेस देन 45%। पास परसेंट का मतलब होता है हर 100 में से कितने बच्चे पास हो रहे हैं। तो हर 100 में से 45% बच्चे भी पास नहीं होते। ऑडिट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 45% ऑन एन एवरेज। कभी 47 जाता है तो कभी 44 भी जाता है, तो ऑन एन एवरेज ये 45-46% के आसपास रहता है। एफएम और एफआर का पास परसेंटेज कंपेरेटिवली बेटर रहता है। इसको मैं इक्विवेलेंट, अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट 50% बोलती हूं। कभी कम है तो कभी ज्यादा भी है। ऐसे ही एफआर, इसको भी इक्विवेलेंट आप 50% ले सकते हो। लेकिन एफआर के बारे में मुझे स्पेसिफिकली अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ बताना है। जो कंडीशनल एग्जामेशन वाले बच्चे होते हैं, यानी कि परस्यूइंग ग्रेजुएशन के बेसिस पे जिनको 5 पेपर्स एग्जामेशन मिलती है एंड दे स्टार्ट देयर जर्नी विद एफआर, दैट्स ए करेक्ट डिसीजन। वो मैं भी बोलती हूँ कि आपको एफआर से अपनी जर्नी चालू करनी चाहिए। प्रॉब्लम ये होती है, वो अपने एफआर के पेपर को कॉलेज के एग्जाम्स से इक्वेट करने लगते हैं। उनको लगता है कि जैसे कॉलेज के एग्जाम्स हो रहे हैं वैसे ही एसीसीए का भी एफआर का एग्जाम होगा। पहला अटेम्प्ट देते हैं बहुत लूजली, यानी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, कोई मॉक्स नहीं दिए, कोई टेस्ट नहीं दिए, सीधा एग्जाम में बैठ गए और 48 नंबर पे या 47 मार्क्स पे फेल हो गए। इसमें इस बच्चे को ये फीलिंग आती है कि ये डिग्री मेरे लिए नहीं है। दैट चाइल्ड नेवर अंडरस्टैंड्स कि आप तैयारी करके तो उतरे ही नहीं थे। योर एक्सपेक्टेशन वॉज यू वर कीपिंग योर पेपर एट पार विद योर कॉलेज एग्जाम्स और सीबीएसई का 12th का एग्जाम। लेकिन एसीसीए एक प्रोफेशनल एग्जाम है, ये कैसे कॉलेज के या फिर 12th के बराबर हो सकता है? दैट्स नॉट पॉसिबल। ये एफआर के लो पास परसेंटेज का बहुत बड़ा कारण है। एफआर कभी 52-53% पे हुआ करता था, लेकिन अब वो धीरे 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 नीचे आता जा रहा है बिकॉज द स्टूडेंट डजंट अंडरस्टैंड कि वो एक प्रोफेशनल डिग्री में घुस गया है। लैक ऑफ मोटिवेशन कह लो, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह लो, बच्चे में वो मैच्योरिटी लेवल नहीं होता है। ये सब की वजह से पास परसेंटेज नीचे गिर जाती है। मैं अगर अपने बैचेस की भी बात करूं, हमारे मॉक्स जो एफआर में 25 to 30 स्टूडेंट्स दिया करते थे, वो रिड्यूस डाउन होके 10-12 स्टूडेंट्स पे हो गए हैं। नथिंग हैज चेंज्ड इन आवर सिस्टम्स फॉर एफआर, लेकिन ये मॉक्स बच्चों ने देने बहुत कम कर दिए और उसी का नतीजा ये है कि हमारा एफआर का जो पास परसेंटेज कभी 72% हुआ करता था, अब वो 65% पे आके अटक गया है बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट कंसिडरिंग देयर पेपर्स सीरियसली। और भी चैलेंजिंग बात सुनो, एसीसीए का डेटा ये बोलता है वर्ल्ड वाइड जो पास परसेंटेज है, इंडिया की पास परसेंटेज इससे भी 15% कम है। यानी एफआर में 35-38% बच्चे ही पास हो रहे हैं इंडिया के। तो वो हमारा रिजल्ट तो आज भी 68-65% पे घूमता है, लेकिन ये मेरे लिए तब भी शॉक है क्योंकि मैं 75 या 73% से 65 या 68% पे आ गई हूं। और कमाल की बात यह है, जहां पे पहले एफआर के 40 स्टूडेंट्स बैठते थे, अब 25 बच्चे ही बैठते हैं एग्जाम में, और इन 25 बच्चों में से 10-12 बच्चे मॉक देते हैं, जबकि पहले एग्जाम में बैठने वाले कम से कम 50 बच्चे हुआ करते थे। ये क्यों हो रहा है उसको समझने की मैंने कोशिश की एंड आई रियलाइज्ड एफआर का बच्चा अपने पेपर को सीरियसली ले ही नहीं रहा। आई एम सॉरी फॉर द ब्रूटल ट्रूथ, यहां पे जितने भी लोग एफआर लेके बैठे हैं, इस चीज को बेटा आप लोगों को सबसे पहले समझना है, क्योंकि एफआर क्लियर करने के बाद में बच्चे अपनी जर्नी अपने आप आगे टेक ओवर करते हैं। एक सिंपल, इसमें एसीसी इंडिया ने भी इसका एक मीम टाइप एक मुहावरा सा बनाया है, अपीयर, उसके बाद में जब बच्चा फेल होता है, अगेन ही अपीयर्स, इफ स्टिल ही फेल्स देन ही डिसअपियर्स।
मीन्स उसके बाद में वो नेक्स्ट पेपर ही नहीं देता। तो ये अपीयर अपीयर डिसअपियर चल रहा है एफआर के पेपर्स में। एंड नॉट दैट कि आप लोग बच्चे केपेबल नहीं होते उसको करने के। द पॉइंट इज यू आर नॉट टेकिंग एफआर सीरियसली और यू आर नॉट टेकिंग एसीसी सीरियसली। और उसमें एफआर पहला पेपर होता है तो बच्चे उसको बहुत ही आसानी से और बहुत ही लीनियंटली लेते हैं। अब ऐसा आपको क्या करना है कि लीनियंटली नहीं लेना है? आप लोगों को कुछ फन फैक्ट्स बताती हूँ, वो आपके लिए जानने बहुत जरूरी है। आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में होंगे, कॉलेजेस से प्लेसमेंट हो जाएंगे, आप ये सोचेंगे, आपके सीनियर्स भी आपको बोलेंगे यार तुम एसीसीए करके 5 लाख के पैकेज पे लगोगे, हम ग्रेजुएट होके 5 लाख के पैकेज पे लग जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। आई कंप्लीटली अग्री टू दिस पॉइंट। मोर देन 5 lakhs भी आपके कॉलेज के प्लेसमेंट होते होंगे। एक रिसर्च करो कितने लोग सिंपल बीकॉम के बेस पे प्रमोशंस पाते हैं। जस्ट डू दिस रिसर्च। मेरे पे विश्वास मत करो, आप लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हो, मुझ पे बिल्कुल भरोसा मत करो। अपनी रिसर्च करो और उस रिसर्च को कैसे करना है वो मैं बता देती हूं। चाहे गूगल पे डालो, चाहे चैट जीपीटी पे डालो, चाहे ग्रॉक पे डालो, चाहे लिंक्डइन पे जाके सर्च करो। कितने सीनियर मैनेजमेंट के लोग आपको दिख रहे हैं जो सिर्फ बीकॉम है और क्वालिफाइड नहीं है, कोई प्रोफेशनल डिग्री उनके पास नहीं है। आपको कोई बिग ब्रांड का बंदा नहीं मिलेगा, नॉट इवन अ सिंगल बंदा। तो शॉर्ट टर्म में नौकरी मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही टीम लीड बनने की बात आएगी, सीनियर मैनेजर या फिर असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन ओपन होगी, तो एक बीकॉम किसी भी एसीसीए या सीए के ऊपर नहीं बैठेगा। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, इट हैज नेवर हैपेंड, अभी भी होने की कोई उम्मीद नहीं है। हम कोई डिग्री करते हैं तो वो अपने लॉन्ग टर्म विजन के लिए करते हैं, फर्स्ट नौकरी के लिए नहीं करते हैं। फर्स्ट नौकरी यहां पे आपको 5 लाख की मिलेगी, मैं बताती हूं पिछले 6 महीने में मेरे स्टूडेंट्स को 9 लाख की मिली है, फ्रेशर बच्चों को। दैट इज द डिफरेंस विच एफ आर स्टूडेंट्स नीड टू रियलाइज कि बेटा इट्स नॉट अबाउट फर्स्ट जॉब, इट्स अबाउट योर करियर। एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन, उनकी डिग्री देखो जरा। गूगल के सीईओ, डिग्रियां देखो जरा उनकी। आदित्य बिरला ग्रुप, लुक एट द डिग्रीज ऑफ द सीईओ, सीएक्सओ, फाइनेंस डायरेक्टर। एंड इफ यू फाइंड कि मैम इनमें से मैंने 50 आदमी सर्च करे और इन 50 में से 2 निकले जो बीकॉम है, तुम्हें ये 2 भी नहीं मिलने वाले। आई एम टॉकिंग अबाउट टॉप ब्रांड्स, नेस्ले, आईटीसी लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अरे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। चेक द डिग्रीज ऑफ देयर सीनियर मैनेजमेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चेयरमैन एंड डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की बात नहीं हो रही है यहां पे। जो सीनियर एग्जीक्यूटिव पर्सन होते हैं उनकी बात हो रही है। टॉप मैनेजमेंट जो होती है, जो नौकरी करती है, जो वहां पे काम करती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। लुक एट द पीपल हु आर इन सीनियर मैनेजमेंट इन टाटा। कोई नहीं मिलने वाला आपको जो सिंपल बीकॉम है, क्योंकि वो एलएसआर से या एसआरसीसी से पढ़ा हुआ है, इसलिए आज वो सीएफओ बना हुआ है। नो, ऐसा नहीं होता। टू रीच दैट लेवल यू नीड अ डिग्री। नाउ दैट सीरियसनेस शुड बी देयर इन योर माइंड। तभी इस पेपर को और इस डेटा को हम मिलकर ठीक कर पाएंगे। एसीसी इंडिया ने मुझे ये चीज बोली थी कि निधि डू समथिंग यार, एफआर इज ब्रिंगिंग बैड न्यूज फॉर इंडिया। एंड आई कैन सी दैट इन माई रिजल्ट ऑल्सो, कि मेरे बच्चे जो 50 बच्चे एफआर के पेपर में बैठते थे, वो 30 ही बैठ रहे हैं। एंड वी ट्राइड अ लॉट टू कन्विंस देम, मोटिवेट देम कि बेटा क्यों नहीं एग्जाम दे रहे। मैं, मेरी तैयारी नहीं हुई भाई। यू डिडंट प्रिपेयर इज नो रीजन फॉर स्टॉपिंग योर करियर। दूसरा कारण सुनो, आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, उसके बाद में क्या डिग्री करोगे? फ्यूचर की डिग्री तो चाहिए, एक प्रोफेशनल डिग्री तो चाहिए। क्या आप सीए कर सकते हो? 5 साल लगा सकते हो? इवन आई विल नॉट रेकमेंड। क्या आप यूएस सीपीए करोगे? यूएस सीपीए स्टेट वाइज होती है, यूएस की हर स्टेट की सीपीए अलग है। इट इन्वॉल्व्स अ कॉस्ट ऑफ 10 to 12 lakhs। आप कंपनी सेक्रेटरी बनोगे? नॉट अ गुड आइडिया। इंडिया में ढेरों पड़े हुए हैं सीएस। बहुत नीश सेक्टर है, बहुत नीश नौकरी मिलेगी। एमबीए करोगे? मैम मैं एमबीए करूंगा। बेयर मिनिमम किसी भी कॉलेज में आप जब एमबीए करेंगे तो आपको कितना पैकेज मिलेगा या कितनी फीस पे करनी होगी उस पैकेज के लिए?
बुरे से बुरे कॉलेज में आज के टाइम में एमबीए की फीस 25 लाख रुपए है। इट्स 25 lakhs एंड द एवरेज पैकेज ऑफ सच कॉलेजेस इज 6 lakhs। अब एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, आरओआई का कॉन्सेप्ट होता है, मैंने कितना पैसा लगाया वर्सेस मुझे कितना मिला। 25 लाख लगा के 6 लाख की नौकरी, इस 25 लाख की फीस को रिकवर करने में मुझे 4 से 5 साल लग जाएंगे। और तुम्हारी डिग्री सोचो, तुम हर पेपर पे 15,000 की फीस पे करते हो। 15,000 इंटू, मैं 10 ले लेती हूँ, चलो एक आधा पेपर ऊपर नीचे भी हो जाएगा, फेल भी हो जाओगे, कई पेपर महंगे भी हैं, तो ये 10 ले लेते हैं। 1.5 लाख ये ले लो, चलो मैं और 50,000 कर लेती हूँ, तुम और एक आध बार फेल हो गए, 2 लाख हो गई आपकी एग्जाम देने की फीस। मेरी तो तकरीबन सब पेपर्स की फीस 12,500 और 15,000 ही है। मैं और इसमें 2 लाख मान लेती हूं कि तुमने कोचिंग पे पैसे और खराब कर दिए, उसके अलावा सब्सक्रिप्शन और ये वो कुछ बुक्स वुक्स मिला मुलू के 5 लाख में आपकी डिग्री हो जाती है। ये मैं बहुत हायर साइड की बात कर रही हूं। और आपका पहला ही पैकेज 7 lakhs का लगता है। आरओआई क्या हुई? आपने पहले ही साल में अपना पूरा इन्वेस्टमेंट कवर अप कर लिया। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस डिग्री। इसलिए बोल रही हूं इसको सीरियसली लो, स्पेशली एफआर वाले बच्चे। प्लीज डू नॉट लीव इट कंसिडरिंग कि मेरे को बीकॉम के बेसिस पे मेरे कॉलेज में अच्छे प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं। बेटा उनका फ्यूचर नहीं होगा कुछ भी। फ्यूचर के टाइम पे फिर वो भी एग्जीक्यूटिव एमबीए करने निकलेंगे 50 लाख में, 60 लाख में। तुम जो चीज जल्दी चालू कर लोगे, ये तनख्वाह उतनी जल्दी आने लग जाएगी। एक सीए 7 लाख के पैकेज पे आता है ऑन एन एवरेज। 5 साल रगड़ के अपने आप को तुम 3 साल में 7 लाख के बंदे बन जाते हो। डू यू अंडरस्टैंड दिस टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट? आप 2 साल पहले कमाने लग जाते हो, यानी 2 साल की तनख्वाह आपके लिए बोनस होती है। 7 लाख के पैकेज के हिसाब से 15 लाख रुपए हो जाते हैं, 14 लाख प्लस ईयरली इंक्रीमेंट। 15 लाख रुपए कमा जाते हो जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग दिस डिग्री 2 years बिफोर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तुम्हें ये सारी चीजें बताने का पर्पस ये है, इफ यू आर एन एफआर स्टूडेंट प्लीज टेक योर डिग्री सीरियसली, प्लीज अटेम्प्ट द एग्जाम्स। आई एम देयर सिटिंग विद यू टू फाइट विद यू ऑल। जो भी सर्कमस्टांसेस तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, मैं तुम्हारे साथ बैठ के लड़ रही हूं उनसे। तुम बोलो तो सही, मैम एक टेस्ट और ऐड करना है, आई डू इट। मैम एक सेशन इस पे लेना है, आई डू इट। बट आओ तो सही। कमाल की बात देखने मिल रही है पिछले 2 अटेम्प्ट से कि एफआर के बच्चे प्रॉब्लम्स भी बहुत कम पूछ रहे हैं, सेशंस में भी नहीं आ रहे हैं, वरना एफआर में कम से कम 50 बच्चे बैठे होते थे। लेकिन ये कॉलेज का 12th पास किया हुआ जो बच्चा, मासूम सा बच्चा है, इसको ये लग रहा है कि ठीक है ना यार, जैसी ग्रेजुएशन है वैसी ये होगी। ये नहीं है बेटे। दैट इज वाई द पास परसेंटेज इज दिस। वरना पास परसेंटेज 80% होती, जैसे तुम्हारे कॉलेज में सुना है कभी कॉलेज में बैक आती हुई किसी की? चलो सुनी होगी 5% बच्चों की, उनकी पास परसेंटेज 95% होती है। यहां देखो हालत। So you need to be serious. That's the first thing I need to tell in the orientation to all the FR students or whoever is starting their ACCA journey. या फिर जो अभी दूसरे पेपर पे भी पहुंच गए हैं बट दे फील डीमोटिवेटेड। तुम सही डिग्री में हो बेटे। इफ माई सन टेक्स कॉमर्स, मैं आज तुम्हारे सामने बोल रही हूं, आई विल मेक हिम डू ACCA। हाँ उसने साइंस ही ले ली तो बात ही अलग है फिर। इतनी सक्सेस स्टोरी सुनने मिल रही है अब इस डिग्री में, लेकिन उन बच्चों की जो मेहनत लगा के पढ़ रहे हैं, वो हर कॉन्सेप्ट में तैयार हो रहे हैं। एग्जामिनर कुछ भी पूछे, वो मुझसे कभी नहीं पूछते कि मैम इंपॉर्टेंट क्या है। ये जो मेरे ब्रोशर पे भी आपको देखने मिलता होगा, किसी के 89 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 88 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 83 SBR में आ रहे हैं, इन बच्चों ने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैम इंपॉर्टेंट क्या है। बिकॉज दे वर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, दे वर प्रिपेयरिंग फॉर अ प्रोफाइल, फॉर अ करियर। इंपॉर्टेंट पूछने वाले बच्चे यूजुअली 50s पे पास होते हैं, ठीक है, अप्रिशिएबल है वो भी। लेकिन इन स्कोर्स की प्रॉब्लम आती है जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, वो वहां दिखते हैं फिर। तो ये जिन में 4-5 बच्चों का नाम ले रही हूं ना कि 9-9 लाख के पैकेज पे गए हैं, ये वो बच्चे हैं जो एक एक शॉट में पेपर क्लियर करते गए और मार्जिन पे क्लियर नहीं करके गए। 65% प्लस वाले बच्चे थे ये।
जिन्होंने मुझसे आके कभी भी प्रॉब्लम क्लास में ये नहीं पूछा कि मैम मुझे इंपॉर्टेंट बता दो इसमें से क्या है, नेवर। छोटी चीज पे भी मुझसे ये डाउट पूछते थे। मैं इनको बोलती थी कि यार तू घबरा मत, आई विल डू इट। तो अपनी आदत शुरुआत से ये डालो बच्चों, जो भी मेरे फैक्ट्स हैं तुम्हें वो मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल से भी चेक करने मिल जाएंगे। गूगल पे ढूंढ लो कि क्या किसी भी सीईओ को या किसी भी फाइनेंस डायरेक्टर को सिर्फ बीकॉम के बेसिस पे डायरेक्टरशिप मिल गई, अनटिल अनलेस कोई फैमिली बिजनेस ही ना हो। तो जहां पे आप जाने वाले हो वहां पे डिग्री मैटर करती है। डिग्री जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी ही आपके वैल्यू होने वाली है। बेटा बार बार फेल होके जब करते हैं ना डिग्री, इंटरव्यू लेने वाले को भी समझ में आ जाता है कि इसने 2 साल की डिग्री 3 साल में करी है। और देखो मैं तो इसको सीरियसली यही बोलती हूँ, जो बच्चा अपने करियर के लिए सीरियस नहीं हुआ ना, वो कंपनी के डेडलाइंस के लिए कभी सीरियस नहीं हो सकता। तो जो चीज मैं सोच रही हूं, मैं तो इंडस्ट्री में बहुत छोटा सा हिस्सा हूं। सोचो बड़ी बड़ी ब्रांड्स में तो ये चीजें चलती होंगी। सो वॉट यू आर गोइंग टू डू इज वेरी क्रिटिकल फॉर द इंडस्ट्री। इसलिए आपको सबसे पहले अपने लिए सीरियस होना है, तभी जाके कंपनी को इस बात पर विश्वास होगा कि आप उनके लिए भी सीरियस हो सकते हैं। अपने को ऐसे एम्प्लॉय बनना है जो अगर कल को ये बोले कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा, 10% नहीं मुझे 20% इंक्रीमेंट चाहिए, तो कंपनी मजबूर होके वो इंक्रीमेंट दे। और वो तभी होगा जब आप पहले अपने करियर के लिए सिंसियर होगे, सीरियस होगे। और तुम्हें एक ईमानदारी की बात बताऊं, पता नहीं चलेगा तुम्हें कब ये 2-2.5 साल निकल गए और सारे पेपर क्लियर हो गए। जब वो कॉन्वोकेशन होगा, जब तुम्हें मेंबरशिप सेरेमनी में वो कोट पहना के तुम्हें डिग्री दी जाएगी, दैट इज समथिंग डिफरेंट फीलिंग। वो कोट मैंने पहना है जो डिग्री के टाइम दिया जाता है, उस फीलिंग को भूल नहीं पाते हम आज भी। तो इन चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है। ये पास परसेंटेज तुम पे अप्लाई नहीं होगी अगर आपने अपनी तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी ऑफ स्टडी और डेडिकेशन मेंटेन रखा। मैं ये नहीं कह रही कि तुम सारी चीजें छोड़ दो, तुम्हें सोशल मीडिया छोड़ देना है, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ देना है, ब्रेकअप कर लेना है, ऐसा कुछ नहीं करना। तुम्हें हफ्ते के 10 घंटे पढ़ना है। अब ये तुम कैसे पढ़ते हो, बस तुम अगर इस पे भी डटे रहे, जर्नी विल बिकम वेरी इजी। सो व्हाट इज नीडेड इज कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। बिल्कुल ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है। आज मेरा पढ़ाने का कोई मन नहीं है तो उस दिन मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं करती, कोई नोट्स नहीं बनाती, कोई पेपर ड्राफ्ट नहीं करती, नथिंग एट ऑल, कुछ नहीं पढ़ती, मैं बुक उठाती ही नहीं हूं। बिल्कुल होता है। अरे लेकिन हफ्ते में ऐसा 2 बार होगा, सातों दिन थोड़ी होगा। तो हम ह्यूमंस हैं, मूड स्विंग्स हमारे भी होंगे, तुम्हारे भी होंगे, और तुम्हारी एज में ज्यादा होंगे। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू इज नॉट लिविंग एवरीथिंग। तुम्हें मस्ती भी करनी है, बदमाशी भी करनी है, शादियों में डांस भी करना है, पार्टीज में डांस भी करना है। मैं चाहती हूं मेरे बच्चे ऑलराउंडर बने, किताबी कीड़े नहीं बनना है। लेकिन एक डिसिप्लिन पढ़ाई का पैटर्न रखना है। वीक में 10 घंटे इज मोर देन इनफ। अपने आप को कंसिस्टेंटली उसके टच में रखना है। दिस इज व्हाट इज नीडेड। तो ये पास परसेंटेज में तुम बैठे होगे, चाहे कितने भी कम हो, यू विल बी हियर, यू विल बी सरप्राइज टू नो हमारा एफएम ऑडिट और पीएम का पास परसेंटेज आज भी 70% से ऊपर है। ये चैलेंज यही है जहां पे छोटे बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि उनको पेपर देना है। दे आर नॉट गिविंग द पेपर, पेपर ही नहीं दे रहे, तो पास या फेल की बात ही नहीं आ रही। और दे रहे हैं तो उसको ग्रेजुएशन मान के दे रहे हैं। वरना ऐसा क्या होता है, बच्चा सेकंड पेपर में आता है और इंडिया का पास परसेंटेज ग्लोबल से ऊपर निकल जाता है, मेरा पास परसेंटेज 70% से ऊपर चला जाता है। जबकि जब ये कंडीशनल एग्जामिनेशन नहीं थी तो एफआर का पास परसेंटेज आई वाज रिकॉर्डिंग मोर देन 75%। लेकिन अब बच्चे टेस्ट ही नहीं दे रहे। एफआर के पेपर चेक करते करते मेरी ऐसी तैसी हो जाती थी। इस बार एफआर के टोटल 11 बच्चों ने मॉक्स दिए आउट ऑफ अ बैच ऑफ 70-80 स्टूडेंट्स। कैन यू सी दिस रेशियो। और अब जब भी बच्चे पेपर देने जाएंगे तो कोई 49 पे रह जाएगा, कोई 48 पे रह जाएगा। सो ये गलती नहीं करनी है अपने को। तुमने फीस मेरी भी दी है, एग्जाम की भी दी है, क्यों बिगड़ने देते हो। चलो मैं तो नेक्स्ट क्वार्टर में सपोर्ट कर दूंगी, एसीसी एग्जाम फीस में थोड़ी सपोर्ट कर देगा। तो अपने 15,000 की फीस को सोच समझ के खराब नहीं होने देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम, आपका पेपर आपसे चाहता क्या है। तो डेडिकेशन और डिसिप्लिन तो मैं चाहती हूं, आपका पेपर आपसे क्या चाहता है वो भी देख लो। एग्जामिनर का कहना है कि बच्चों के ओटीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्यों गलत होते हैं, 4-5 कारणों से। इसमें 2 मैंने ऐड किए हैं, बाकी 2 एग्जामिनर ने ऐड किए थे।
एग्जामिनर बोलता है कि बच्चा क्वेश्चन को समझता ही नहीं है, और ये डेटा हमारे पास एसीसी से भी आया कि स्टूडेंट्स आर रीडिंग द क्वेश्चन फॉर 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स में तो मैं नहीं रीड कर पाती, तुम कैसे रीड कर जाते हो? ये उनको कैसे पता चला? ये हमारे एलएमएस पे भी दिखता है कि आपने एक क्वेश्चन में कितना टाइम स्पेंड किया है। तो उन्होंने इस डेटा से ये गेज किया कि एफआर के बच्चे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी रीड करके खत्म कर देते हैं, उसको मार्क करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एंड इन 90% ऑफ द केसेस दिस मार्क्ड आंसर इज इनकरेक्ट। सो स्पीड ऑफ रीडिंग द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन की गहराई समझ ही नहीं पाते और फटाफट 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 मार्क करके आगे बढ़ जाते हो। तो ये आदत बदलनी है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। 2 नंबर का सवाल है बाबा, ठीक है। देन पुअर टाइम मैनेजमेंट, ये मैंने ऐड किया है। मेरे कुछ बच्चों के, जब हम लोग 5 मॉक्स देते हैं ऑडिट को छोड़ के, बच्चों ने खुद ने बताया कि मैम पहले 2 मॉक्स में तो पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा था, मेरा 10 नंबर का छूट गया, मेरा 15 नंबर का छूट गया। यानी कि टाइम बाउंड प्रैक्टिस बच्चों ने नहीं करी थी। एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो बहुत लंबे टाइम तक ही करे जा रहे हैं। एक स्टेज के बाद में जब मैं आप लोगों को बोलूंगी कि अब आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है, तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना। एक 2 मार्कर क्वेश्चन 3 to 4 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। तो जब आप प्रैक्टिस भी करें तो उसको 3 to 4 मिनट्स में खत्म करें, ताकि अपने आप ही दिमाग को ये आदत हो जाए कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन रीड करना है, जल्दी जल्दी समझना है और करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है, ठीक है। देन इनकरेक्ट स्टडी स्ट्रैटेजी, ये मैंने किया है। स्टडी स्ट्रैटेजी गलत कैसे होती है? मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कर जाता हूं। मैं ऐसा करता हूं, मेरे दोस्त ने सेक्शन ए पहले करने बोला है तो मैं भी सेक्शन ए पहले करता हूं। तुम्हें क्या पता तुम्हारे लिए सेक्शन ए पहले ज्यादा अच्छा आइडिया है कि सेक्शन सी पहले करना ज्यादा अच्छा आइडिया है? हाउ डू यू नो? तुम्हें मैं मॉक्स दे रही हूं करने, उन मॉक्स से आइडिया लगता है कि आपने जब सेक्शन ए पहले किया था तो परफॉर्मेंस बेटर थी, या सेक्शन सी पहले किया था तो परफॉर्मेंस बेटर थी। इन मॉक्स से ये भी प्रैक्टिस होती है, जो एफआर के बच्चे करते ही नहीं है। तो ये जो इनकरेक्ट स्ट्रैटेजी है, वो ये स्ट्रैटेजी पहली तो ये होती है कि मैं कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करूं। दूसरी स्टडी स्ट्रैटेजी ये गलत होती है कि मैं सब कुछ लास्ट के 15 दिन में करूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे किसी ने कहा था हाउ आई क्लियर्ड माई एफआर एग्जाम इन 15 डेज। बुलशिट। अगर 15 दिन में करना है तो 3 दिन में करके दिखाओ, फिर एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हैं। चलो, अब यहां पे कंपटीशन चल रहा है कि कौन कम दिन लगा के एफआर क्लियर करेगा या पीएम क्लियर करेगा। बात ये हो रही है कि तुम उस पेपर को कितना अच्छे से पढ़ते हो। क्यों करना है मुझे ये कि 15 दिन में पढ़ के दूंगा या 10 दिन में पढ़ के दूंगा? डोंट फॉल फॉर दीज स्ट्रेटेजीज, दे विल डिस्ट्रॉय योर करियर। क्योंकि जब इंटरव्यू देने जाओगे ना, वो नहीं पूछेगा कि 15 दिन में तैयारी करी थी तो चलो 15 दिन में जो जो पढ़ा था मैं उसी से क्वेश्चन पूछता हूं। नो, द इंटरव्यूअर विल नॉट आस्क दिस। वो कुछ पूछेगा और आप बोलोगे 15 दिन की पढ़ाई में तो ये था ही नहीं, वो बोलेगा गेट लॉस्ट। तो ये 15 दिन वाले यूट्यूबर्स निकल के फिर कहां आएंगे आपकी मदद करने? जो कोर्स कंटेंट है पूरा करना है। अक्रॉस 2 मंथ्स करने का फायदा ये होता है, आप पैनिक नहीं करते, आपको दिख रहा होता है कि मेरे पास टाइम है, तो आप सेलेक्टिव नहीं होते हो। ये सेलेक्टिव स्टडी एग्जामिनर बोल रहा है, स्टूडेंट्स आर डूइंग सेलेक्टिव स्टडी। ये पैटर्न भी वो निकाल रहे हैं कि किन स्टूडेंट्स के कौन से वाले क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। दिस इज बीइंग सेड बाय द एग्जामिनर, दिस एंड दिस। बाकी दोनों मेरे हैं, ये इतने तजुर्बे से मुझे पता चला है कि बच्चे यहां गड़बड़ कर रहे हैं। तो सेलेक्टिव स्टडी इत्तेफाक से पास करा सकती है, जिंदगी की गारंटी थोड़ी देगी। मैंने सेलेक्टिव स्टडी करी, एक आईएफआरएस छोड़ ही दिया। क्यों? क्योंकि आता ही नहीं है, और आता है तो 2 नंबर का आता है, छोड़ दिया मैंने। अब मैं इंटरव्यू देने जाती हूं और उसी आईएफआरएस का क्वेश्चन पूछ लेता है इंटरव्यूअर, तो मैं क्या बोलूंगी? इंटरव्यूअर तो पूछेगा क्योंकि हमारे करिकुलम में भी ये है और असल जिंदगी में भी ये काम आएगा। क्या जवाब होगा मेरा? सॉरी, मैंने तो 15 दिन का चैलेंज उठाया था, उसमें मैंने इसको छोड़ दिया था बिकॉज इट वॉज लेस इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं होता बेटे। तो वहां जो रिजेक्शन आएगा ना, वो कीमत होगी यहां पे प्रॉपरली ना पढ़ने की। इसलिए जो कंटेंट है उसको पढ़ो। पता नहीं है कौन सी चीज इंटरव्यूअर पूछेगा या कौन सी चीज आपके लिए एक प्रोफाइल बन के सामने आ जाएगी। हम तैयारी कर रहे हैं अपने करियर के लिए,
पेपर पास होना उसके लिए एक छोटा बैटल है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अब दूसरा सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी में क्या विचार है आपके एग्जामिनर के, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये एग्जामिनर कह रहा है। अ स्ट्रॉन्ग आंसर शुड बैलेंस क्लियर कैलकुलेशंस एंड अ वेल डेवलप्ड डिस्कशन। ये जो वेल डेवलप्ड डिस्कशन है बच्चे ये नहीं कर पाते स्किल लेवल में, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। और यहीं पे मेरा ज्यादा फोकस होता है कि टेस्ट दो, टेस्ट दो, टेस्ट दो। जब आप टेस्ट दोगे तभी तो मुझे पता चलेगा तुम लिखने में क्या गड़बड़ कर रहे हो। अदरवाइज मैं कैसे बताऊंगी वेयर यू आर लैकिंग। बच्चे मुझसे फोन करके पूछते मैम मैं फेल हो गया, मैं क्या करूं। बेटा मैं कैसे बताऊं क्या करूं, टेस्ट दिए थे, टेस्ट तो नहीं दिए थे, अब मुझे कैसे पता कि भाई तेरी क्या कमजोरी है। मेरे पास भी कोई जवाब देने नहीं बनेगा। फिर मैं यही बोलती हूँ बेटा टेस्ट दे, फिर देखती हूँ कहां गड़बड़ कर रहा है तू। बट ये चीज तो पहले ही आ जानी थी ना, फेल होने से पहले ही। आप पे कर रहे हो इसके लिए, डू गिव दैट, डू गिव द टेस्ट जितने भी है। कोई बात नहीं तैयारी कम है, तुम दो तो सही यार, कुछ तो फीडबैक मिलेगा उससे। लो वो फीडबैक। तो ये जो वेल डेवलप्ड डिस्कशन है, जहां पे क्लियर कट एग्जामिनर क्या बोल रहा है, आपने सिनेरियो के साथ इसको अप्लाई ही नहीं किया, यानी क्वेश्चन का जो केस है उससे एप्लीकेशन चाहिए थी, वो नहीं किया। ये तभी कर पाते हैं आप जब आप टेस्ट दे के समझते हैं कि इसको कनेक्ट करना कैसे है। सेम प्रॉब्लम एफआर में भी आती है। मोस्ट कैंडिडेट्स डिड नॉट रीड द इंफॉर्मेशन विच स्टेटेड दैट द प्रोसीड्स ऑलरेडी हैड बीन रिकॉर्डेड। बच्चों ने क्वेश्चन ही ढंग से रीड नहीं किया और आंसर बना के उसमें डाल दिया। रीडिंग इश्यू, फिर प्रैक्टिस की कमी। ए वाला एग्जामिनर क्या बोलता है कि बच्चे कॉपी पेस्ट करते हैं। अब मैंने यहां पे भी देखा है कई लोगों को ये बोलते हुए कि आप कॉपी पेस्ट कर दो। नो, रिजल्ट नलीफाई हो जाएगा। एक ये रिजल्ट नलीफाई होने का सिस्टम पिछले 1-1.5 साल में बहुत प्रोमिनेंट हुआ है, जहां पे एसीसी क्लियर कट बोलता है अगर हमें कहीं भी प्लेजरिज्म मिला रिजल्ट नलीफाई हो जाएगा। प्लेजरिज्म होता है जहां पे दुनिया की किसी भी चीज से टेक्स्ट कॉपीड दिखता है, अगर आपने रट के भी कोई डेफिनेशन डाल दी है वो भी प्लेजरिज्म के अंडर आ जाएगी। तो रटाफिकेशन नॉट अ गुड ऑप्शन एट ऑल, और कॉपी पेस्ट बिल्कुल ही गुड ऑप्शन नहीं है। कॉपी पेस्ट तो इरिटेट कर देगा एग्जामिनर को। 12th का अनसीन पैसेज आता था यार, उसी में नहीं कॉपी पेस्ट अलाउड होता था, यहां कैसे अलाउड होगा। दिस इरिटेट्स द एग्जामिनर, सो नो कॉपी पेस्टिंग। देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं होती बच्चे को ऑडिट रिस्क फ्रेम करते हुए, यानी ऑडिट के पेपर को आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब एफआर के कॉन्सेप्ट्स सॉलिड होंगे। तो एफआर में अगर पढ़ाई नहीं करते ना बच्चे, वो ऑडिट में भी भुगतते हैं फिर। आई एम सॉरी टू बी दैट ब्लंट, लेकिन ये पिछले 2 क्वार्टर से मैं जो पैटर्न देख रही हूं ये उसी का निकल के आ रहा है सब कुछ। एग्जामिनर रिपोर्ट भी यही बोल रही है, बच्चों को एफआर की नॉलेज नहीं होती, उनको समझ ही नहीं आता कि इस ट्रांजैक्शन से इन्वेंट्री पे इंपैक्ट आएगा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे आएगा, मशीनरी पे आएगा या फिर स्टॉक पे आएगा, उनको समझ ही नहीं आती ये बात। तो ऑडिट कैसे करोगे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने नहीं आते, उनको चेक कैसे करोगे भाई। दैट इज ऑडिट। यानी एफआर का खामियाजा ऑडिट तक भुगतना पड़ेगा, और ऑडिट तक ही नहीं बेटा, उसके बाद में एसबीआर पे भी भुगतना पड़ेगा, और फिर ट्रिपल ए पे भी भुगतना पड़ेगा। और अगर आपने ट्रिपल ए नहीं लिया पी लेवल में तो आपको एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर साइन करने की अथॉरिटी नहीं मिलेगी। तो चैनल समझ लेना, एफआर के बच्चों का ढीला होना मना है, ठीक है। देन कम्स पीएम। पीएम वाला एग्जामिनर भी बेचारा यही बोल रहा है कि रिक्वायरमेंट बड़ी स्पेसिफिक थी, परफॉर्मेंस डिस्कस करनी है 3 हेडिंग्स के अंडर। बच्चों ने जिन्होंने भी हेडिंग्स नहीं दी उनको मार्क्स नहीं दिए गए। अब आपने हेडिंग्स डालनी है नहीं डालनी है ये आप फिर से टेस्ट से सीखोगे। जब आप खुद लिखते हो ना किसी टेस्ट का आंसर, मैं देखूंगी उसको, मैं चेक करूंगी, आपको अपने आप फीडबैक मिलेगा कि यार ये चीज ऐसी है जो एग्जामिनर एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिकॉज आई वेरी वेल नो कि एग्जामिनर चाहता क्या है। ये चीज आप नहीं समझ पाओगे। एंड आई गॉट टू नो कि कुछ स्टूडेंट्स चैट जीपीटी से पेपर चेक करा रहे हैं। बेटा चैट जीपीटी आंसर के हिसाब से इवैल्यूएशन करके देगा, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इवैल्यूएशन नहीं करके देगा। सो डू नॉट ऑप्ट फॉर दिस। चैट जीपीटी इज अ मशीन, आपके बुरे आंसर को भी वो समझ जाएगा, लेकिन एग्जामिनर मशीन नहीं है। वो पुअर आंसर को
0 मार्क्स दे देगा उसको अगर नहीं समझ में आया। अब वो क्यों समझना चाहता है? क्योंकि आपकी ऑडिट रिपोर्ट का रीडर एक यूजर है, मशीन नहीं है, चैट जीपीटी नहीं है। एक यूजर, एक इन्वेस्टर जो ऑडिटर की रिपोर्ट के बेसिस पे शेयर्स में पैसा लगाता है, वो एक आम आदमी है। तो आप लैंग्वेज कितनी क्लियरली लिखते हो, ऑन दैट बेसिस द एग्जामिनर इज गिविंग यू मार्क्स। अगर आप एग्जामिनर को ही नहीं समझा पा रहे हो, तो आप ऑडिट रिपोर्ट में क्या समझाओगे किसी भी इन्वेस्टर को? दैट्स द रीजन कि चैट जीपीटी का इसमें यूज मत करो। कुछ बच्चे मेरे को कह रहे थे, मैम चैट जीपीटी ने मेरे को 70 मार्क्स दिए थे, मेरे तो एग्जाम में 43 आए हैं। तो यही आएंगे, वो इवैल्यूएशन नहीं कर सकता। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? मैंने इनफ दिल पे मारी या रह गई कसर बाकी रह गई है? बताओ, एनी कंफ्यूजन? सब चला के चले गए क्या क्लास? ओके, ठीक है, चलो ओके, आगे बढ़ते हैं अब। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब हमारे सिस्टम्स जो आपका जानना बहुत जरूरी है, आपका हक है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको टीम ने बता दिया होगा। 3-4 चीजें हैं जो हमारे सिस्टम्स में आपको समझ में आनी चाहिए। हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होती है? वी फॉलो अ कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग लैडर। आपके हर ग्रुप के ऊपर एक व्हाट्सएप ग्रुप मेंटर होगा, क्वालिफाइड एसीसी है वो। आप कोई भी प्रॉब्लम पोस्ट करेंगे, वो बाय द एंड ऑफ द डे उन मैसेजेस को जो आंसर नहीं हुए उनको देख के आपको आंसर कर देंगे। लेकिन फिर भी कई प्रॉब्लम्स कई बार रह जाती हैं जो मैसेजेस पर नहीं एड्रेस हो सकती हैं। उसके लिए वीकली जो सेशंस होंगे, वहां पे ट्रेनर्स आके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं सब जगह नहीं रहना चाह रही हूं, बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू। तो ऐसे केस में सिर्फ प्रॉब्लम ही सॉल्व करानी है, कंटेंट सारा मैं ही पढ़ा रही हूं, वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प कर लेंगे ताकि आपको फटाफट एक जगह मिल जाए। वहां से भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, आप मेरे पास आएंगे, देन आई विल सॉल्व इट। ताकि एटलीस्ट मेरे पास फिल्टर होके अगर प्रॉब्लम्स आएंगी तो मुझे टाइम मिलेगा, मैं कुछ आपके लिए पेपर बना दूंगी, आपके पेपर चेकिंग कर दूंगी, कुछ और रिवाइज कर दूंगी सेशंस को। सो आई नीड टाइम टू क्रिएट कंटेंट ऑल्सो। ठीक है, अब आपको एलएमएस समझ में आना चाहिए। सबसे पहले जब आप कोर्स बाय कर लें, उसके बाद में जो भी हमारा फोल्डर है उसमें कौन सी चीज कैसे चलती है, उसकी आपको पहली पहली वीडियो मिल जाएगी इंडक्शन के नाम से। उसमें आपको दिख जाएगा कि क्लास के फोल्डर में क्या क्या चीजें डली हुई है, उनको कैसे करना है, कब करना है। सो वेन एवर यू एनरोल विद अस, ये सबसे पहले आपको समझना है। कहीं भी दिक्कत आए, रीच द टीम, दे विल असिस्ट यू। अब अगर चलते चलते क्लास बीच में कहीं रुक जाए तो कई बार ऐसा होता है कि जब मैंने क्लास अपलोड की होगी तो कुछ मिली सेकेंड्स का नेटवर्क ग्लिच रहा होगा, जिसकी वजह से वो क्लास वहां पे अटकती है। आप वापस से क्लास से बाहर निकलो। लेट सपोज क्लास अटक रही है 10 मिनट्स 21 सेकेंड्स पे, क्लास से बाहर आओ। अब आप उसको कर्सर को ले जाके सीधा 10 मिनट्स 23 सेकेंड्स पे लाके चलाओ, वो चल जाएगी। 1-2 सेकंड भी आगे करोगे तो भी क्लास चल जाएगी, क्योंकि उसी मिली सेकेंड पे अपलोड करते टाइम में अगर कभी नेटवर्क ग्लिच रही होगी तो वो वहां पे अटक जाती है। सो दिस इज नॉट अ सीरियस इशू। आप 3-4 सेकंड डायरेक्ट जाके कर्सर सीधा पहुंचाओ, वहां से चल पड़ेगी। उसके बाद में मैनुअल इवैल्यूएटिव टेस्ट चेक करने में मुझे कितने दिन लगेंगे? 6 days यू कैन टेक। दीज इंक्लूड सैटरडे संडेज। तो मेरा सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता है, ये 6 वर्किंग डेज नहीं है, ये 6 days है, ऑल इन टोटल 6 days। आप टेस्ट एक बार ही देंगे। ये सिस्टम मैं क्लियर कर देती हूं, क्योंकि इसमें कई बच्चों को ये उम्मीद रहती है कि भाई क्लासेस अगर मैं एक बार में क्लियर नहीं कर पाया हूं, दूसरी बार में दूंगा तो मैं टेस्ट भी वापस दे दूंगा। बेटे कोई फायदा नहीं होगा उसका। टेस्ट आर दी सेम अक्रॉस क्वार्टर्स। टेस्ट मैंने बना दिए, अब बार बार हर क्वार्टर अलग टेस्ट नहीं बनते हैं। दिया हुआ टेस्ट अगर आप वापस देंगे, अगर नंबर बुरे आएंगे तो आप और डिमोटिवेट हो जाएंगे कि यार ये टेस्ट मैंने किया हुआ था, उसके बावजूद भी नंबर अच्छे नहीं आए। और अगर नंबर अच्छे आ जाएंगे तो ये रियल परफॉर्मेंस नहीं होगी, क्योंकि टेस्ट आप ऑलरेडी पीछे से प्रैक्टिस करके आए हैं। दोनों ही केसेस में आपका कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। इसलिए हम नहीं अलाउ करते हैं कि आप टेस्ट एक बार से ज्यादा दें। लेकिन ऐसा अगर हुआ कि पहले क्वार्टर में आपने टेस्ट दिए ही नहीं एंड यू कुड नॉट क्लियर, या फिर यू डिडंट गिव द एग्जाम, नेक्स्ट वाले क्वार्टर में आप दीजिए, बिल्कुल दीजिए, वो चलेगा, क्योंकि आपने टेस्ट पहले से देखा नहीं है। लेकिन अगर ऑलरेडी दे चुके हो तो वापस उन्हीं टेस्ट को देने का कोई सेंस नहीं है। यू नीड टू रियलाइज दिस। कोई मतलब नहीं है उसका। नंबर अच्छे आएंगे तो भी तुम्हारा नुकसान है, नंबर बुरे आएंगे तो और ज्यादा नुकसान है। तुम इतना डर जाओगे कि यार देखे हुए टेस्ट में भी मेरे नंबर नहीं आ रहे। इज एनीथिंग ऑफ डाउट हियर इन दिस स्लाइड?
किसी को कोई भी कंफ्यूजन है इसमें? बताओ बच्चों, कोई भी कंफ्यूजन? ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एग्जाम क्लियर करने की, जिसमें हमारा सपोर्ट भी इन्वॉल्व है। आपको इन चीजों का लेकिन फायदा जरूर उठाना है, जिसमें एक तो मैं कॉमनली बोलती हूं भाई टेस्ट जरूर दो। मैं चाहती हूं तुम लोग मेरे को भर दो टेस्ट से। ऑडिट वाले बच्चे, एफएम वाले बच्चे, पीएम वाले बच्चे अब खूब टेस्ट देते हैं। मेरा पी लेवल खूब टेस्ट देता है, बिकॉज बाय द टाइम दे रियलाइज कि भाई टेस्ट से ही मेरी राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, राइटिंग इंप्रूव हो रही है। तो ये आप लोगों को भी समझना है। दूसरा यूटिलाइजेशन है, रिवीजन सेशंस हैं चारों पेपर्स के। जैसे ही आप कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं, आपको लगता है कि यार अब तो मैं पीछे का भूल गया, रिवीजन सेशन पे जाओ, फटाफट से ब्रश अप करो, आपको ये चैप्टर्स वापस से रिवाइज हो जाएंगे। ऐसे ही आपको रिवीजन शेड्यूल मिलेगा लास्ट के 15 दिन में। डेली कौन से क्वेश्चंस करने हैं उसका भी मैंने एक शेड्यूल बना के इस बार दिया था, एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स। यानी डेली बेसिस का कौन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्वेश्चंस मार्क करके दिए थे कि ये वाले क्वेश्चन तुम्हें आज करने हैं, ये वाले क्वेश्चंस तुम्हें इस दिन करने हैं, ये वाले क्वेश्चन तुम्हें इस दिन करने हैं। मिक्स क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स। तो ये आपको शेड्यूल मिलेगा, इस शेड्यूल को जरूर फॉलो करना। यानी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए एग्जाम से एटलीस्ट 10 दिन पहले, इसका ध्यान रखना। फिर क्या एआई या चैट जीपीटी अपनी पढ़ाई में यूज करें? बिल्कुल करें। अब सुनो, चैट जीपीटी को कहां यूज करना है? अपने टेस्ट चेक कराने में नहीं यूज करना है। जहां पे लंबे लंबे आंसर्स है ना, सेक्शन सी के, ऑडिट वालों के लिए सेक्शन बी के, उनकी समरी कराने में चैट जीपीटी यूज करो। वो समरी कर सकता है, क्योंकि समरी करने के लिए कंटेंट आप दे रहे हो, लेकिन टेस्ट इवैल्यूएशन किन बेसिस पे होता है वो उसको पता नहीं है कि क्या क्या क्राइटेरिया है एसीसीए के टेस्ट इवैल्यूएशन के। दैट इज समथिंग कॉन्फिडेंशियल विच एसीसीए कीप्स विद इटसेल्फ। एसीसीए ये डिक्लेयर नहीं करता है कि भाई हमारे एग्जामिनर अगर उसको नहीं समझ में आएगा तो वो नंबर नहीं देगा। ये तो अंडरस्टूड है कि आंसर ही नहीं समझ में आ रहा है तो नंबर कैसे दोगे। ये चैट जीपीटी नहीं इवैल्यूएट कर पाएगा, लेकिन चैट जीपीटी समराइजेशन अच्छी करके देगा। कोई भी चीज अगर आपको लगता है कि मुझे ये सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा, वो चैट जीपीटी को बोलो एक्सप्लेन करने को। दिस इज वेयर यू नीड टू स्टार्ट यूजिंग एआई इन योर स्टडीज। उसके अलावा प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म और स्टडी हब एक्सेस करना। एफआर के बच्चे जिनको पता ही नहीं है प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म क्या है, स्टडी हब क्या है, आपके फोल्डर में इसकी मैंने एक अलग से वीडियो डाली हुई है, वो जरूर देखना। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म और स्टडी हब, पहले प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे आती हूँ। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म इसलिए जरूरी है ताकि आप एक नया सिस्टम एग्जाम में देखने से पहले उसका प्रैक्टिस खुद के सिस्टम पे भी करके जाओ। सडनली एक शॉक नहीं होना चाहिए कि अरे ये कैसा दिख रहा है। हालांकि हमारे जब सेशंस होंगे उसमें हम भी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन बच्चे तो सेशंस अटेंड ही कहां करते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में स्टडी हब। अब कई बच्चों का ये डाउट होता है, मैम मैं स्टडी हब करूं क्या? बेटा टाइम है तो जरूर करो, टाइम नहीं है तो पहले कैप्लन की एग्जाम किट कर लो। मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं के पीछे जो करना चाहिए वो मत छोड़ देना। अगर टाइम है, बहुत पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो तो स्टडी हब जरूर करो। लेकिन अगर टाइम नहीं बच रहा है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कैप्लन की एग्जाम किट होनी चाहिए। स्टडी हब में भी सारा का सारा कंटेंट वही है। दी ओनली प्रॉब्लम इज स्टडी हब में आपको एक एक चैप्टर वाइज हर क्वेश्चन मिलेगा। यहां पे एक कंसोलिडेटेड क्वेश्चंस की बुक हो जाती है, उसको करना इजी हो जाता है। ठीक है, इसमें किसी को कहीं भी कोई कंफ्यूजन? बताओ 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 बताओ। ऑल सेट? ठीक है। नाउ देर इज वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक यू ऑल टू ऑप्ट फॉर। अगर आप लोगों को चाहिए तो ऑप्ट करना, वरना मत करना। मैंने पिछले 2 क्वार्टर्स में ये चीज नोट करी कि जब बच्चों को एफएम में, पीएम में या ऑडिट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती तो वो सेशन में अटेंड नहीं करते। हम तो सेशन रखते हैं, ट्रेनर आता है, कुछ पढ़ाता है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो। लेकिन जब बच्चे अटेंड ही नहीं करते तो उनका कोई फायदा ही नहीं होता उस चीज से। सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू गिव यू एन ऑप्शन कि अगर आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं है तो क्या सेशन की बजाय मैं एक छोटा टेस्ट रख दूं जिसको आप लिखें और उसको मैं चेक करूं, सो दैट एटलीस्ट यू गेट सम बेनिफिट। तुम एक भी क्वेश्चन अगर उससे करोगे, कुछ तो भेजे में घुसेगा, कुछ तो लर्निंग निकल के आएगी उससे। तो अगर किसी भी बैच को ये अग्रीएबल होता है कि हाँ मैम एक टेस्ट ये ऐसे रख दो, ठीक है, नहीं मैम हमें तो फिर भी क्लास ही चाहिए, सो यू ऑल आर फ्री टू चूज दैट।
मैं ये आपके जिस दिन भी ऐसा होगा कि भाई किसी प्रॉब्लम क्लास में आप लोगों की प्रॉब्लम्स ही नहीं आ रही हैं, तो बेटर है कि फिर एक आंसर लिखो जिसको मैं देखूं कि तुम क्या लिख रहे हो। मैं टॉपिक बता दूंगी, आप उस अकेले टॉपिक को प्रिपेयर करके बैठ जाना एंड देन गिव दैट स्मॉल टेस्ट। आई विल कीप इट एज अ चॉइस फॉर यू ऑल टू डू। हमारा कमिटमेंट अभी भी उन क्लासेस पे है, लेकिन अगर उन क्लासेस में आप आने ही नहीं वाले हो और अगर किसी और चीज से बेनिफिट होता है, आई कैन रिप्लेस दैट ऑल्सो, सो दैट वी विल कीप इट फ्री फॉर यू ऑल टू चूज। अब बढ़ते हैं आगे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बाद में। ये और दिखा दूं आपको रिवीजन सेशंस कैसे दिखते हैं, हालांकि मैंने एक्सप्लेन कर दिए। ये इस तरह से रिवीजन सेशंस आपको चारों के मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। चैप्टर 1 2 3 करे, ये वाला सेशन देख लो, फटाफट रिवाइज हो जाएगा। ऐसे एफएम का, पीएम का, तो इनको टाइम टाइम पे देखते रहना, एंड के लिए इनको मत रखना। रिवीजन शेड्यूल जो मैंने आपको बताया, जो आपको मिलेगा लास्ट के 15 दिन का, एआई चैट जीपीटी, ठीक है, इसका ध्यान रखना कैसे यूज करना है। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म एंड स्टडी हब, इस पे मैं आपको जवाब दे चुकी। अब अपडेट्स आते हैं क्वालिफिकेशन पे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अब रिमोट एग्जाम्स इंडिया में नहीं होंगे, यानी कि आपको अपने एग्जाम को टाइमली बुक करना है। सीट्स फुल हो जाती हैं सेंटर बेस्ड एग्जाम में, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच हैव बीन फेस्ड बाय मेनी स्टूडेंट्स। ये आपके सामने डेडलाइंस हैं। 26 जनवरी लास्ट डेट है। मेरे बार बार बोलने पे भी स्टूडेंट्स 26 जनवरी को ही बुक करते मिलेंगे। मत करो बेटा, सेंटर नहीं मिलेगा, और रिमोट एग्जाम है नहीं तो होम बेस भी आप पेपर नहीं दे पाओगे। कोशिश करके आप 10 जनवरी तक अपना एग्जाम बुक कर दो, इवन बिफोर दैट अगर कर दो तो और भी अच्छा। एग्जाम बुक होते ही सेंटर बुक हो जाएगा, आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी, ट्रैवल करके दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। 4 4 घंटे की ट्रैवल करते हैं दिल्ली वाले बच्चे बेचारे, क्योंकि आसपास का सेंटर नहीं मिलता, दे हैव टू रीच टू अ फार्दर लोकेशन वाला सेंटर। तो मत करो वो चीज, ठीक है। आगे, नाउ इट्स योर टर्न टू आस्क क्वेश्चंस। कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। हम्म, बताओ बताओ, आई एम हियर ओनली। हाँ तुषार, तुषार आई एम नॉट एबल टू हियर यू इफ यू आर स्पीकिंग अप एनीथिंग। अच्छा ओके, हाँ जी, एनी क्वेश्चन गाइज। Hello, ma'am. Tushar this side. हाँ I'm तुषार, audible. हाँ, यस यू आर ऑडिबल नाउ। First of all, thank you very much for giving such a fantastic motivation. थैंक यू Ma'am, तुषार, दैट्स क्वेश्चन माय मेरा, जॉब। हाँ, थैंक्स। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था मैम, आई वाज शायद मैंने 2 3 साल पहले सुना था कि रिमोट एग्जाम हो रहे हैं, सो इट वाज डिसकंटिन्यूड। यस, लास्ट अटेम्प्ट में ही हुआ है, अभी एनी अभी हुआ है, मतलब अ मंथ बैक। एनी स्पेसिफिक रीजन लाइक? तुषार बहुत सारी इरेगुलरिटीज हो रही थी, बच्चे बहुतों के पेपर नलिफाई हो रहे थे, एग्जामिनर के आंखों से भी अगर बच्चा ओझल हो जा रहा था तो वो पेपर कैंसिल कर दे रहे थे बच्चे का। बच्चा अगर छत की तरफ भी देख रहा है तो भी वो पेपर और रिजल्ट होल्ड कर लेते थे। तो मतलब कई लोग इसको अच्छा बोल रहे हैं, पर मेरे हिसाब से इंडिया में इतना है नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कि अपन इतने स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर पाएंगे। अब सेंटर के ग्लिचेस मुझे ज्यादा होते हुए लग रहे हैं, बट ठीक है, इन्होंने कुछ किया होगा तो कुछ सोच के ही किया होगा। लेट्स सी हाउ इट गोज, बट अभी के लिए रिमोट एग्जाम्स बंद हो गए हैं। ओके। एंड तुषार मेरा भी एक पेपर बचा हुआ है, मुझे भी सेंटर में जाके देना पड़ेगा। यस द मैम, इसी वजह से ही मैंने एचसीसीए चूज किया था। इट्स लाइक हाँ, कि एक रिमोट घर एग्जाम से दे होगा, सकते हो। हाँ, रूम में हाँ, बैठ के दे देंगे अपना और निकल जाएंगे। नहीं नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि चैलेंज तो मुझे भी दिख रहा है कि 2 घंटा जाना 2 घंटा आना, और स्पेशली घर से करना इजी होता है, आप ट्रैवल टाइम बचा हाँ, लेते हो। आई एम वर्किंग ऑल्सो विद ब्रिटिश टेलीकॉम, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर, क्योंकि ये एग्जाम आपके मंथ एंड के टाइम होते हैं, हाँ, 1 to 10 के बीच नहीं में। ये फर्स्ट फर्स्ट वीक में होंगे। हाँ, वो मंथ एंड ही चल रहा होता है, लाइक क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ, ये कह सकते हो कि वो उसके बाद तक आफ्टर शॉक्स चल रहे होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के। हाँ, एंड पर कोई सेकंड। बात नहीं तुषार, करो उसको, मतलब आई मीन आई से कि मुझे उम्मीद है कि शायद वापस आ जाएंगे एग्जाम्स। हाँ, नो इशू मैम। हम्म, थैंक्स। एंड सेकंड क्वेश्चन मैम ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पासवर्ड रीसेट जो मैं पूछ रहा था वो हो जो अभी हुआ है वो। हो गया। एंड हाँ, हो गया, अभी हुआ है वो, जस्ट अभी ईमेल आई है। अच्छा ठीक है, मेरे को अभी अपडेट यही आया था अभी परसों जब मेरी कॉल थी कि इट इज टेकिंग टाइम।
हाँ अब उनका मेरा भी, हो गया। हाँ, दिसंबर का जो चक्कर है ना, वो उनका भी फंसता हाँ। है। एंड मैम सेकंड था कि मैं आपकी जो आपने एलएमएस अकाउंट दिया था मैं पढ़ रहा था उससे, हम्म। तो इसमें अब क्वेश्चंस कैसे दूं, मतलब लाइक मेरे को कैपलन किट परचेज करनी पड़ेगी? हाँ हाँ, एक काम करेंगे तुषार, मैं आपको इसके लिए गाइड कर दूंगी, वेयर टू रीच, हाउ टू रीच। वरना किसी ओल्ड स्टूडेंट से आप बोरो भी कर सकते हो। अपन फोन पे कनेक्ट कर लेंगे बुक के लिए। ठीक है चलो, बुक आ है गई, ना? उसके बाद फिर टॉपिक वाइज देते जाएं, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जो कल आपने दिया एक है। एक्सेसिंग दी फोल्डर, ये एक वीडियो डाली है, एक बार वो वीडियो देखना, उसमें मैंने एग्जाम के ट्रैकर के बारे में भी बताया है। फिर हर वीडियो के बाद में जब लिखा हुआ है ना कि दीज क्वेश्चंस टू बी डन, जैसे रुको मैं एक बार तुम्हें वो फोल्डर ही दिखाती हूँ, वेट। हाँ मैं देख समझ गया हूँ मैं, हाँ, तो जो उसमें आपने जो हर क्वेश्चन नंबर्स है ना, वो कोर्स के एग्जाम बाद किट के दिया। ही है। हाँ, ओके ओके थैंक्स। ठीक है, वो थैंक्स मैम। एग्जाम किट के हैं। हाँ यही मेरे डाउट थे, थैंक्स। ठीक है ठीक है। एनीवन एल्स बच्चों, एनी कंफ्यूजन? बताओ बताओ, कोई भी कंफ्यूजन है तो। सान्या तुम पूछ लो कोई कंफ्यूजन। तो मैम क्लियर है मैम। मैम एम ऑडिबल? हाँ हाँ हाँ, आई कैन हियर यू। जैसे जैसे वो एसीसी का जो सब्सक्रिप्शन है, हम लोग हम्म। ने अगस्त में सब्सक्राइब किया था, तो अभी ठीक है। 140 पाउंड्स पूरा भरना है या फिर हाफ ही होगा? ये कंफ्यूजन था, जैसे ग्रुप में मैसेज आया था कि हाफ ही होगा। तो हर्ष, अब तक तुम वो न्यू अपडेट। रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो ना? तुम्हें कब यस, रजिस्टर किया है हमने? 2 अगस्त। और हाँ। पक्का वो दैट विल बी अपडेटेड, मेरी उसी के लिए कॉल थी अभी फ्राइडे को, सो आई हैव बीन कंफर्म्ड कि वो रिवाइज हो जाएगा, बट गिव अस सम टाइम, क्योंकि यूके टीम इज हाँ। टेकिंग सम टाइम बिकॉज ऑफ क्लोजिंग ईयर। ओके तो ओके, वहां क्योंकि से वो टाइम क्या। लग रहा है। हाँ, अब तक मैंने फीस भरी नहीं है, मतलब वो सब्सक्रिप्शन नहीं की, नहीं, कुछ नहीं इसके होगा, लिए। वो रिड्यूस डाउन हो जाएगी, डोंट वरी। हाँ ओके ठीक ओके। है, वो हो जाएगी, वो हम चेज कर रहे हैं, बट थिंग्स आर टेकिंग टाइम, क्योंकि उनके लिए भी इस तरह की क्वेरीज बहुत ज्यादा होती हैं, सो इट हैज स्टार्टेड टेकिंग टाइम नाउ। ओके मैम मैम, दूसरा चीज कि आपने बोला कि अभी मैंने एफआर दिया है अभी, हाँ जो अच्छा ही गया है बराबर। और आपने बोला कि 10 जनवरी को एग्जाम बुक कर लो, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल। से पहले मैंने डबल ए के लिए सब कर दिया है। डबल ए में ठीक है। देने वाला हूँ अभी मार्च में। तो हाँ रिजल्ट हाँ से हाँ। पहले ही मैं बुक कर दूं या फिर राह देखूं रिजल्ट की? नहीं, आप रिजल्ट से पहले बुक कर दो। इफ यू विल हैव टू कैंसिल द एग्जाम, तो फिर आप कैंसिल करते हो तो वो आपके एसीसी अकाउंट में ही पैसे वापस क्रेडिट हो जाते हैं। ओके। ठीक है, तो बुक हाँ। पहले ही कर दो। अगर रिजल्ट में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, क्योंकि आप रिजल्ट के बाद में अगर बुक करोगे ना एग्जाम, वो मोस्ट लाइकली सीट ही नहीं मिलेगी, बच्चे इतने ज्यादा उस टाइम रिजल्ट के बाद में भरते हैं एग्जाम्स, तो आपको सीट मिलनी इतनी भारी हो जाएगी कि दूसरे सिटी जाके मिलेगी फिर। यस, वैसे भी मुझे दूसरे सिटी में जाना है मैम, एक्चुअली मैं दो ऑप्शन है मेरे पास। मुंबई हाँ का ऑप्शन है और अहमदाबाद का ऑप्शन है। बेटा, मैं। दोनों ही फेल हो जाते हैं, दोनों ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि गुजरात में शायद अहमदाबाद के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं आता। हाँ यस यस। तो पहले बुक इसलिए। कर लो, अगर कैंसिल करना पड़ा तो एसीसीए के ही अकाउंट में आपका अमाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखेगा फिर। ओके ओके। दैट फीस कम्स बैक। ओके ओके मैम। ओके ठीक है, थैंक यू। वो कर यस। सकते हो। ओके, मितांशु इज आस्किंग हाउ वी एक्सेस स्टडी मटेरियल। मितांशु बेटा, आपको कैप्लन की एग्जाम किट खरीदनी है, उसके अलावा कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं है। मेरे नोट्स कई कई जगह से मैंने उठा के बनाए हैं, कुछ कैप्लन की बुक से बनाए हैं, कुछ स्टडी हब से उठा के बनाए हैं। तो तुम्हें वो तो मैंने कंसोलिडेट कर दिया, अब तुम उसके लिए अगर कहीं और पढ़ने जाओगे तो इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कैप्लन की एग्जाम किट चाहिए। आप एड्यूयूश नाम के इसके हैं, सेलर्स हैं, प्रोवाइडर्स हैं, आप उनसे ले सकते हो, एड्यूयूश। और हमारा नाम लोगे, दे विल गिव यू एडिशनल डिस्काउंट ऑल्सो। वरना अपने किसी पुराने फ्रेंड से भी बोरो कर सकते हो, 1 साल पुरानी या 2 साल पुरानी भी चलेगी। बहुत ज्यादा चेंजेस एफआर में नहीं होते, जो चेंजेस होते हैं वो वैसे ही मैंने क्लास में कवर करा दिए हैं। तो पुरानी बुक भी अगर किसी दोस्त से हो सकती है अरेंज, यू कैन डू दैट। और विशाल, एग्जाम किट मैंडेटरी है? यस बेटा, एग्जाम किट में पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हैं, वही एक अकेला सोर्स है जो आप एसीसीए के लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिलेगा। तो वो सोर्स मिस नहीं करना है हमें। हाँ, आप उसको स्टडी हब पे एक्सेस कर सकते हो, बट स्टडी हब में बहुत स्कैटर्ड है वो, मतलब कोई किधर मिलेगा, कोई किधर मिलेगा। यहाँ पे अपने पास सिस्टमेटिकली एक पूरा का पूरा पूल हो जाता है कि इतने सारे क्वेश्चंस मुझे करने हैं, एंड दैट वी विल डू। ठीक है, तो एग्जाम किट करनी जरूरी है। पक्षिका इज आस्किंग टेक्निकल आर्टिकल्स। बेटा, टेक्निकल आर्टिकल्स आपके लिए नहीं है, वो इस लेवल पे ऑलरेडी कैप्लन अपने मैटर में डाल देती है। तो मैंने जो नोट्स बनाए हैं, अब लेट सपोज अपन एक सिंपल स्टैंडर्ड की बात करते हैं कि इन्वेंट्री को आपको कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे बुक करना होता है।
टेक्निकल आर्टिकल इसी से रिलेटेड थोड़ी सी डिटेल में आपको लेके जाएगा, लेकिन रूल वो यही बोल रहा होगा। तो टेक्निकल आर्टिकल्स को कंसिडर करके ही सारे एस्पेक्ट्स बुक भी बनाती है। जो मैंने भी जो नोट्स बनाए हैं वो इन सारी चीजों को स्टडी करके बनाए हैं। तुम मत उलझो, तुम उस लैंग्वेज को अगर पढ़ने निकल पड़े ना तो कॉन्सेप्ट की बजाय तुम लैंग्वेज समझने में लग जाओगे। सो एफआर के लिए जस्ट फोकस ऑन द सिंपलर कॉन्सेप्ट, आपको उसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए। टेक्निकल वर्ड्स, टफ वर्ड्स, टेक्निकल आर्टिकल्स, इन सब में मत घुसो एफआर में, ठीक है। बेटा यू विल हैव टू, एक मिनट, ये किसका क्वेश्चन है? विशाल, यू विल हैव टू गेट रजिस्टर्ड थ्रू अस। आप अगर हमसे रजिस्टर कराओगे तो हम लोगों को एक अलग तरीके से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना होता है, तभी वो डिस्काउंट मिलेगा। ओके। हाँ मितांशु, 10 जनवरी तक। और उससे तो विशाल, अगर वो ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हमारे थ्रू हो गए हो तो फिर डिस्काउंट मिलेगा। फिर एग्जाम्शन फी पे डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अगर हमने रजिस्टर किया है तो इट विल डेफिनेटली कम टू यू। ओके। मितांशु, अगर आप 10 जनवरी से पहले बुक कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। अगर 10 जनवरी पे बुक करोगे तो ये तो मैं बेयर मिनिमम कह रही हूँ, इससे पहले तो इतना तो कर ही लो, वरना सेंटर फुल होते देर नहीं लगती यहाँ पे। ओके। नहीं नहीं, सो विशाल, कैप्लन की एग्जाम किट के लिए आप सिर्फ अगर एडयू यूज में ये बोलोगे कि वी आर वैल्यू एजुकेशन स्टूडेंट, वो आपको दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। आप मेरा नाम भी ले सकते हो कि निधि मैम के स्टूडेंट्स हैं हम, दे विल गिव यू डिस्काउंट, ठीक है। ओके। हाँ जी, हाँ जी, अंसारी साहब बताएं। हाय मैम। हाँ जी। अरे आई मैम, आई वॉज हेजिटेटिंग टेकिंग योर नेम। हसनैन, सही बोल या रही हूँ मैं मैम, आपके नाम को? बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। ठीक है, बताएं। मैम एक्चुअली मैंने ना अभी रिसेंटली पेमेंट करा था एग्जाम्शन का। ठीक है। तो उसका जो मुझे रिसीट मिला है उसमें एड्रेस में इट्स शोइंग पुणे, बट आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, दुर्गापुर। ओके। तो ओके। इसका कुछ इशू है बिकॉज मैंने मीनाक्षी मैम से बात करा था। तो हम्म। शी सेड कि एसएससीए के ग्लोबल उसका एक ईमेल आईडी है, उस पे जाके मेल करना है। मेल कर दो, हाँ करेक्ट। तो जैसे कि मतलब इसका एग्जाम बुकिंग में या फिर सेंटर में कोई इशू आएगा क्या? नहीं, इसमें आ सकता है। एज सच ऐसा कभी हुआ नहीं है कि आपका कुछ जगह अलग दिख रही हो फीस पेमेंट की वजह से, क्योंकि आपका मेन एड्रेस जो है वो तो वेस्ट बंगाल ही दिखेगा। तो ये कुछ उनसे एरर हुआ है, उसको चेंज करवा लो। मतलब मौका छोड़ो ही मत कि कोई भी डॉक्यूमेंट में एड्रेस किसी गलत सिटी का आ जाए, उससे ओके ओके। कंफ्यूजन बढ़ेगा फ्यूचर के लिए। वही मैम, मुझे थोड़ा टेंशन हो गया था कि मैं नहीं नहीं, टेंशन इसका। की कोई बात नहीं है। देखो, चीजें कई बार ये हो जाता है बेटा कि इट कैन बी स्लो, दे मे रिवर्ट इन अ मंथ्स टाइम, बट थिंग्स हैपन। अरे हमारे एक बच्चे के साथ एक फ्रॉड हो गया था, मैं अभी उसका लिंक्डइन पे पोस्ट करूंगी, एक बार उसकी कंफर्म न्यूज आ जाए। किसी ने उससे उसका आधार कार्ड लेके एक सेशन करा एसीसीए में और आधार कार्ड के बेसिस पे उसको रजिस्टर कर दिया। अब उस रजिस्ट्रेशन की वजह से उसको एग्जेम्पशन फीस पे बेनिफिट नहीं मिल रहा जब हमने रजिस्टर किया, तो एक तरह का ये फ्रॉड था। एसीसीए उसकी हम्म। फीस कम करने में लगा हुआ है। तो ओके। एसीसी बॉडी के पास बहुत पैसे हैं, दे आर नॉट फॉर दिस कि भाई तुमसे पैसे लेने हैं या फिर सिस्टम को धीरे चलाना है, नॉट एट हम्म। ऑल। हाँ, अब उनके पास राइट। लोड जरूर इतना हो गया है कि टीम इज वर्किंग डे एंड नाइट, बट हम्म। दे रियली फॉलो दिस वर्क लाइफ बैलेंस कल्चर। वो 5 बजे बाद काम नहीं करते हैं अपने, 5 या 6 बजे बाद, इसलिए चीजें डिले राइट। होती है, लेकिन होती है। राइट। ठीक है। एंड सो मैम, डोंट वरी, ये हो जाएगा सॉर्ट, पर इनको लिख दो। या श्योर श्योर। है ना, मैम, हाँ और उसको लिख दो। दूसरा क्वेश्चन ये था मेरा कि आई एम अप्लाइंग फॉर टू पेपर। मैं हम्म। मार्च में एक एफआर के लिए और एफएम के लिए मैं बैठ रहा हूँ, तो द ठीक है। कॉम्बिनेशन इज गुड। मतलब इसका मुझे थोड़ा क्लैरिफिकेशन आपसे नहीं स्पेसिफिकली मिल जाता तो बेटर होता। नहीं हसनैन, ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। इफ यू कैन डू, ऑप्ट फॉर एफआर एंड ऑडिट। आई टेल यू ओके। व्हाई। एफआर का हम्म। पेपर थर्सडे को आएगा, एफएम का पेपर फ्राइडे को आएगा। ओके। एक के बाद एक आएंगे। दूसरा, दोनों के पेपर के सिलेबस लंबे हैं। एफएम में आपको हम्म। 2022 चैप्टर्स पढ़ने हैं, हम्म। जबकि ऑडिट में आपको 12 ही चैप्टर पढ़ने होते हैं। देन ऑडिट इज एब्सोल्युटली इन सिंक विद एफआर।
FR के ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप ऑडिट में लगाते हो और पेपर तो देना ही है। ऐसा तो है नहीं कि ऑडिट आगे चल के एग्जाम्प्ट हो जाएगा तो ऑडिट को मैं बाद में दूंगा, देना तो है ही पेपर। Right, right. बट So FR I FM should इज नॉट अ गुड ऑप्शन। go for FR and audit, right? यस, यस। Okay. अच्छा, तो दूसरा एक अभी और कारण बताती हूँ, ऑडिट कंप्लीटली हम्म थियोरेटिकल है। जब बाद में सिर्फ ऑडिट करोगे ना तो बड़ी इरिटेशन होगी, तो उसको एक हम्म प्रैक्टिकल के साथ मर्ज करना उसके लिए भी इजी हम्म हो जाता है करना, कि ठीक है चलो ऑडिट बैलेंस हो गया मेरा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ। हम्म ठीक है, तो वो ओके, तो कहीं मैं से भी मीनाक्षी मैम relevant से है। बात करके आई कैन स्विच इट टू यस, ऑडिट यस, फ्रॉम यस, FM. यस, यू कैन, यू कैन। ओके ओके, ठीक है, उसको स्विच करा थैंक यू लो। मैम. ओके, ओके। हेलो मैम। हाँ विशाखा, हाय मैम। हाय, बताओ। Ma'am, actually, I gave FR paper, okay, in this हम्म, December month. So what I realized कि हमने कापलान किट तो पूरी करी, बट जो हम्म, थियोरी के क्वेश्चंस थे, इट वाज नॉट कवर्ड अंडर कापलान, ओके। हम्म, और ऑल्सो हम्म, ऐसा नहीं था कि हमने कॉन्सेप्ट वाइज भी कुछ नहीं किया, और हम्म, सारे वीडियोस भी देखे, कॉन्सेप्ट भी किया, बट वो होता है ना कि थियोरी के ऐसे वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं हम्म, दैट यू गेट कंफ्यूज, यू हम्म, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बट ऑप्शन ऐसे होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो करेक्ट। नाउ फॉर डबल ए आई एम स्कैर्ड लिटिल बिट कि अगर मैं एग्जाम की कापलान किट कर लूँ पूरी, विल इट कवर एवरीथिंग? ओके, आई आंसर टू योर क्वेश्चन विशाखा। सबसे पहले तो द पेपर इज ऑलवेज अ सरप्राइज। ये अभी मैंने वही चीज बोली, माइंड सेट, एक्सपेक्टेशन कैरी करना कि ये आएगा ये नहीं आएगा। पेपर हमेशा नया आता है, इसलिए ऐसा फील होता है कि यार मैंने सब कुछ किया था फिर ये कहां से आया। वो ऐसा ही आएगा, इवन ऑडिट में भी कुछ कुछ वो ऐसा ही आएगा। तो इसकी तैयारी आप कैसे करते हो? आप जब खुद क्वेश्चंस कैप्लन की एग्जाम किट के कर रहे होगे ना, तब आप समझोगे कि यार एक ऐसी चीज भी चैलेंज हो सकती है। आपने 10 क्वेश्चन करे, यानी आपने 10 चैलेंजेस देख लिए। इन 10 में से 10 एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, इसमें से 3 तो आएंगे, 5 तो आएंगे, 5 नई चीजें आएंगी। उन 5 चीजों को डेवलप करने के लिए हम जो प्रैक्टिस करते हैं उससे माइंड डेवलप होता है कि नई चीज को मैं कैसे हैंडल करूंगी। ठीक है, सो जिस दिन तुम ये सोचोगी ना कि दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी न्यू फॉर मी एंड व्हाट आई एम रीडिंग इन द एग्जाम किट इज मेकिंग माई माइंड प्रैक्टिस दैट रियल वॉर। सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स को डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, लेकिन वॉर में तो सिचुएशन हमेशा अलग होती है। उस सिचुएशन को कभी प्रेडिक्ट किया ही नहीं जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोज ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस बंद कर दें। क्रिकेट मैच हो गया, उसमें भी तो यही होता है, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस होती है, बट इज इट द सेम विच इज देयर इन द रियल मैच? नो। और विशाखा, तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं, मैं ये कह सकती हूँ। आई होप सो मैम। तुम्हारे टेस्ट चेक किए मैंने, तो थ्योरी व्योरी में जो तुम बातें कह रही हो ना, वी कैन जस्ट, बेटा वी कैन इंप्रूव, वी कैन प्रैक्टिस, वी कैन लर्न 10 थिंग्स, बट डोंट एक्सपेक्ट कि यही 10 चीजें मुझे एग्जाम में मिलेंगी। इन 10 में से 7 मिल जाएंगी, 3 तब भी नहीं होंगी, लेकिन आपने जो 10 चीजें प्रैक्टिस करी है ना, वो 3 आप उस प्रैक्टिस की वजह से झेल पाओगे। गुरप्रीत है मेरी एक स्टूडेंट, गुरप्रीत नेगी, वो मेरे को आके बोली मैम एफएम का पेपर तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल था। मैं कहा तो प्रिडिक्ट किसने करने बोला था? बोली मैम मैं पास नहीं हो रही हूं। उसके 65 प्लस मार्क्स आए थे उस एफएम के पेपर में। तो प्रिडिक्टेबल अनप्रिडिक्टेबल पे मत जाओ, तुम ये सोचो हम कर क्या सकते हैं। हमें प्रैक्टिस ही करनी है, उसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी चीज आती है तो मैं उसको आंसर कैसे करूंगी। ठीक है, यस मैम, थैंक यू। चलो हाँ जी, एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? ऑल सेट? खुशबू, मीत, सान्या, श्रुति। सान्या तुम कुछ तो पूछ लो यार मेरे से। देखो तुम यस बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बूढ़ी हो गई हूं मैं। चलो ओके, सो आई वुड लाइक टू, beta we are just ending the session now, you need to see the recording, sorry now the whole 1 hour cannot be repeated. विशाल, हाँ विशाल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। विशाल, विशाल इज आस्किंग हार्ड कॉपी इज बेटर और द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द एग्जाम किट? बेटा ऑलवेज टेक अ हार्ड कॉपी। पहले तुम्हारी जिंदगी में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इतनी चीजें हैं स्क्रीन पे, मेरी क्लास भी स्क्रीन पे, फिर किताब भी स्क्रीन पे, अरे भगवान। नहीं, हार्ड कॉपी बुक लो, उससे 2 फायदे होंगे। कई क्वेश्चंस तो तुम वही साइड में मार्जिन में सॉल्व करके किनारे कर दोगे, इट विल बी क्विक फॉर यू। जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके ऊपर ये पोस्टेड्स लगा दिए जाएंगे,
कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, और जब प्रॉब्लम क्लास में बैठोगे तो उन्हीं को ही निकाल के पूछ लेना कि इस प्रॉब्लम में, इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम थी, इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम थी। तो ऑलवेज गो विद अ हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी बुक से फायदा होगा, आपकी पढ़ाई आपको इजी लगेगी। ऑलवेज ऑन द स्क्रीन नॉट अ गुड ऑप्शन, क्लासेस में भी मन लगना बंद हो जाएगा, इट इज वेरी टायरिंग। ठीक है, चलो, सो आई विल वाइंड अप दिस सेशन हियर विद गिविंग यू वन लास्ट मैसेज। मैंने पिछले 18 साल में, 18 साल हो गए मुझे सीए करे हुए, 18 साल में इतने सारे बच्चे देखे हैं जिनके करियर्स अपसाइड डाउन चेंज हुए हैं। मैंने 10 साल पहले जिस बच्चे को ट्रेनिंग दी थी, आज वो सीनियर मैनेजर पोजीशन पर बना बैठा है। एंड व्हेन वी मीट तो एक चेंज दिखता है कि किसकी जर्नी बहुत स्मूथ गई है, किसकी जर्नी बहुत चैलेंजिंग गई है। आपकी भले ही इंग्लिश अच्छी नहीं हो, इंग्लिश पे काम करना 2 महीने का काम होता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं ना, तो कंपनी को काम बनाने वाला बंदा चाहिए। बाकी सारी चीजें फिर भी हैंडल हो जाती हैं। तो अगर आपके मन में ये अंडर कॉन्फिडेंस है कि भाई मुझसे इंग्लिश नहीं बोली जाती, बेटा इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, यू विल लर्न इट इन 2 months ऑफ टाइम गैप, नॉट मोर देन दैट। तो उसके लिए भी लगे हुए हैं, हम कर रहे हैं कुछ, लेकिन इंग्लिश के अपार्ट अपने आप को टेक्निकली सॉलिड बनाने पे पूरा एफर्ट लगाने लग जाओ, क्योंकि ये डाउन द लाइन 10 साल बाद में तुम में जो कॉन्फिडेंस देगा ना, जब तुम बैठ के अपने बॉस से लड़ोगे कि मेरा इंक्रीमेंट क्यों नहीं है 20% और क्यों 4% है, वो गट्स तभी आएंगे जब नॉलेज बोलेगी, और वो तुम्हारे चेहरे में, तुम्हारी पर्सनैलिटी में बोलेगी। वो तभी बोलेगी जब अभी अच्छी तरह से मेहनत कर लोगे। ये तो डिग्री ज्यादा मेहनत वाली वैसे भी मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि 2.5 साल ही अपने आप को रगड़ते हो आप। डॉक्टर तो 10-10 साल रगड़ते हैं, 10 साल उनकी डिग्रियां खत्म नहीं होती। इंजीनियर्स ये भी अपने आप को 4 साल और उसके बाद में एमटेक करने में रगड़ते हैं। सीएज मैंने अपने आप की जिंदगी 5 साल धोई है अच्छी तरह से। तुम्हें तो 2-2.5 साल ही देने हैं यार, पर 2-2.5 साल ईमानदारी से दे दोगे तो ये 2-2.5 years ही रह जाएंगे, वरना इसको तुम खींच के 4 साल मत बनाना। दैट इज द ओवरऑल थिंग आई वुड लाइक टू कन्वे यू। अगर मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा है तो अपने लिए डिसिप्लिन और डेडिकेशन को मेंटेन करना चालू कर दो, तुम्हें इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। मैं तो बूढ़ी हो चली हूं, मैं तो रिटायर हो जाऊंगी 5-6 साल में। तुम्हारी जिंदगी पड़ी है अभी, उसमें ग्रोथ भी करनी है, प्रमोशंस भी चाहिए, सीईओ भी बनना है, सीएफओ भी बनना है, उसके बाद में डायरेक्टर भी बनना है। अगर सबके जैसे बनोगे तो डायरेक्टरशिप के लिए अलग दिखोगे नहीं। यू हैव टू स्टैंड आउट, और स्टैंड आउट का मतलब है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, मेहनत। ठीक है, चलिए, सो वील कैच अप फॉर अ लाइव सेशन वेरी सून। आपके पास आपका प्लानर आ गया होगा, मैं किसी भी दिन प्रकट हो जाऊंगी, बता दूंगी एक दिन पहले कि हम इस दिन मिलने वाले हैं और कल इस चीज पे बात करेंगे। यू विल फाइंड मी इंटरैक्टिंग विद यू ऑन योर करियर एज वेल एज योर टेक्निकल टॉपिक्स। तो डटे रहना है, लगे रहना है। वील कैच इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू मैम। बाय 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 थैंक यू मैम। मैम, बाय बाय, टेक केयर। बाय। थैंक यू मैम।